जो को इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सुधीर भावे, आप एक साइंटिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बॉम्बे साइंटिस्ट एसोसिएशन, इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएशन एंड विदर साइंटिस्ट एसोसिएशन की ओर से आपको गौरवान्वित किया गया है जीवन गौरव अवार्ड से। तो किस तरह का ये जीवन गौरव अवार्ड आपकी उपलब्धि पे मिला है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जी हाँ, ये अवार्ड मुझे बॉम्बे साइकेट्रिक सोसाइटी ने कन्फर किया है, अभी इस रविवार को मिलने वाला है। ये जो पुरस्कार है बॉम्बे साइकेट्रिक सोसाइटी हर साल तो नहीं पर कुछ कुछ सालों में एक बार देती है। बॉम्बे साइकेट्रिक सोसाइटी एक काफ़ी पुरानी संस्था है, करीब 70-80 साल पुरानी, जिसके 500-550 मेंबर्स हैं और वो पूरे भारत में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको वो जीवन गौरव पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये देना चाहते हैं। तो मैंने आज तक साइकेट्री में यानी मानसिक रोगों के बारे में जनता में जो प्रसार करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो मेरे उस काम को देखते हुए उन्होंने, ये मेरा सौभाग्य कि इस साल उन्होंने मुझे चुना है इस अवार्ड। अगर बाइपोलर की हम बात करते हैं तो मैं ऐसा कहूँगा कि एक तो आजकल डायग्नोसिस काफ़ी कॉमन हो गया है, यानी पहले जिन मरीजों को कि ठीक है ये झक्की है या ये पागल है ऐसा करार दे दिया जाता था, कभी डॉक्टर के पास ले नहीं जाया जाता था। तो अभी हमारे पास भारत में भी बहुत सारे मानसिक रोग के डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो जितना ज़्यादा डायग्नोसिस किया जाएगा उतना ही ऐसा लगता है कि समाज में प्रमाण बढ़ गया है, पर वास्तविकता ये है कि चूंकि पेशेंट्स का सही डॉक्टर के पास पहुंचना और निदान ये बढ़ गया है, इसलिए उसकी संख्या में अपने को वृद्धि नजर आती है। पर उसके साथ ये भी सच है कि मानसिक तनाव कई बार बीमारी शुरू होने का कारण बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि आजकल का जो एक औद्योगिक दुनिया है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो इसमें मानसिक तनाव के काफ़ी सारे कारण हैं। बहुत सारी बढ़ती हुई कॉम्पिटिशन, हर एज ग्रुप में अलग अलग तरह के मानसिक तनाव हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं और इनसे मानसिक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कोविड के दिनों में पिछले 2 साल में मानसिक बीमारियों में, जैसा कि आपने डिप्रेशन कहा, एक उदाहरण है कि इसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कारण हम लोगों के सामने है, कोविड के काल में लोगों का बिजनेस कम हो जाना, काफ़ी आर्थिक समस्या का सामना करना या घर में ही बैठे रहना, उससे संबंधित जो तनाव पैदा होते हैं वगैरह होते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं कि जिनसे मानसिक समस्याएं बढ़ गई। दूसरा, कोविड का सीधा ब्रेन पे असर होता है, तो मस्तिष्क पे जो असर है तो उसके भी लक्षणों में से डिप्रेशन एक लक्षण है। अब इस अवसाद से या डिप्रेशन से बचने के लिए या उससे जल्दी उभरने के लिए मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना दृष्टिकोण हम लोग कैसा रखते हैं। जैसे ठीक है कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, बहुत आसान नहीं है, पर इन कठिन परिस्थितियों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम आशावादी हैं कि निराशावादी हैं, ये बात बहुत कुछ तय करती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना किया है, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से कि ठीक है भैया ये पासिंग फेज जैसा हम कहते हैं, ये निकल जाएगी, आने वाले दिनों में हालत इतनी खराब नहीं रहेगी। तो ये एक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। दूसरा, कुछ बातें जो हम अक्सर लोगों को बताते हैं उसमें ऐसा है कि अच्छी नींद होना बहुत आवश्यक है। आजकल के काल में लोगों का, खासकर कोविड के दिनों में, मोबाइल ज़्यादा देखना, टीवी ज़्यादा देखना, OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा देखना, तो उससे नींद में काफ़ी समस्या होने लगी है। अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। कोविड काल में नशीले पदार्थों का सेवन भी काफ़ी बढ़ गया है। जैसे मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे साथी साइकेट्रिस्ट भी आमतौर पर देख रहे हैं कि शराब का सेवन बढ़ गया है, जिनको गांजा जैसे पदार्थ उपलब्ध हैं उनका सेवन बढ़ गया है। इनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे ही नशीले पदार्थ डिप्रेशन और बाकी मानसिक बीमारियों को बढ़ाते हैं। और साथ में कुछ स्वस्थ आदतें, हेल्दी हैबिट्स, जैसे रोज़ सुबह व्यायाम करना, हो सके तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस यानी ध्यान लगाना इत्यादि, इसका उपयोग करना, योग प्राणायाम अगर नियमित रूप से किया जाता है वो, तो ये ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने दैनंदिन जीवन में लाते हैं तो उसे डिप्रेशन से बचा जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि डिप्रेशन का मरीज जितना देरी से साइकेट्रिस्ट के पास आएगा तो उतना ही डिप्रेशन ज़्यादा लंबा चलेगा। और
और कई बार हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन का जो परिणाम होता है बड़ा गंभीर होता है। जैसे लोग आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं, कई बार उसमें मैं कहूँगा सफल भी हो जाते हैं। तो ये पूरे समाज को जानना बहुत आवश्यक है कि डिप्रेशन को एक बीमारी के रूप में देखें। डिप्रेशन कोई लांछनास्पद चीज़ नहीं है जिसका स्टिग्मा रहे या लांछन लगे, वैसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। और जैसे किसी भी बीमारी का इलाज होता है वैसे डिप्रेशन का भी होना चाहिए। घर वालों का इस मामले में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने घर में या अपने इष्ट मित्रों में, परिवार में अगर ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई बहुत ज़्यादा उदास दिखने लगा है या बहुत विड्रॉ हो गया है, असामाजिक हो गया है, लोगों में मिलना जुलना कम हो गया है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ गया है, एकाग्रता बहुत कम हो गई है, तो ये सारे लक्षण हैं जिनको देखते हुए रिश्तेदारों ने या मित्रों ने ऐसे व्यक्ति को समझा बुझा के मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लाना ये बहुत ही आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार मरीज खुद आने को तैयार नहीं है। खासकर मैंने देखा है कि डिप्रेशन अगर बहुत गहरा नहीं है तो मरीज आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे उदास लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर डिप्रेशन अगर बहुत गहरा है तो उसमें हम लोग कहते हैं होपलेसनेस एक तरह से आ जाती है, निराशावाद कि अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊंगा, कोई डॉक्टर भी मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, और ऐसे में मरीज नहीं आते। तो ऐसे में समाज का, घर वालों का बहुत बड़ा दायित्व है कि मरीज को डॉक्टर के पास लाना है। बॉडी पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। आजकल हम लोग ऐसा मानते हैं कि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, यानी मन और शरीर दोनों का बहुत आपस में गहरा संबंध है। मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोग दैनंदिन जीवन में देखते हैं। अगर मैं घबरा गया तो मेरे हाथ कांपेंगे या मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो ये छोटा सा उदाहरण है कि हम दोनों को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, दोनों एक ही इकाई का हिस्सा है। अगर डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन अगर लंबा चलता है तो उसमें कई सारी शारीरिक समस्याएं साथ में जुड़ जाती हैं जिनको हम लोग साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं। तो अगर डिप्रेशन ज़्यादा लंबा चला तो उदाहरण के तौर पे हार्ट डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जहाँ हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर हृदय का जो रिदम है, जो एक लय है, उसमें बिगाड़ आ जाता है, या फिर पेट की समस्याएं, आंतड़ियों की समस्याएं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सर की बीमारी, जोड़ों की समस्याएं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, सर दर्द होना, माइग्रेन। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज के साथ हमको अक्सर दिखाई देती है। तो इससे डिप्रेशन से अगर किसी को निकाला जाता है तो न केवल उसका मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हम लोग उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारने में कार्यरत रहते हैं। थेरेपी का ऐसा है कि आमतौर पे दो तरह की थेरेपी इस्तेमाल होती हैं। डिप्रेशन अगर माइल्ड है, हल्का है, माइल्ड है, मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें साइकोथेरेपी या काउंसलिंग यानी केवल मानस उपचार वो काम आता है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि मरीज के साथ काउंसलिंग के सेशंस लेते हैं। तो काउंसलिंग के सेशंस में दृष्टिकोण कैसा बदला जाए, खुद के विचारों में कैसे बदलाव लाया जाए, लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें कैसे बदलाव लाया जाए, तो अगर इसके बारे में सुझाव दिए जाते हैं, मरीज को कदम दर कदम गाइड किया जाता है, तो काउंसलिंग से बहुत फायदा होता है। पर डिप्रेशन अगर सीवियर है, ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ फिर हमको दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। दवाइयाँ अपने मस्तिष्क पे असर करती हैं और डिप्रेशन में देखा गया है कि कुछ मस्तिष्क में रासायनिक बदल होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, और दवाइयाँ उन केमिकल चेंजेस को रिवर्स करती हैं, उल्टा करती हैं, तो उससे फायदा होता है। डिप्रेशन अगर बहुत गहरा है, अगर मरीज बिल्कुल जैसे कई बार होता है कि आत्महत्या पे उतारू हो गया है, तो ऐसे में ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको आम भाषा में शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, हालांकि शॉक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा शब्द नहीं है, पर उसका भी इस्तेमाल होता है। और ECT ये जो इलाज है, इससे मरीजों में बहुत जल्दी सुधार दिखता है। तो ये अलग अलग उपचार की प्रणालियाँ हैं। अब मेरे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम लोग करते हैं। बेहतर होता है ज़्यादा ऑफलाइन, यानी आके मिलना ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल आमने सामने मुलाकात हो सकती है, शारीरिक जांच हो सकती है, क्योंकि कई बार शारीरिक रूप से भी मरीज को जांचना पड़ता है। जहाँ ऐसा होता है कि फिजिकली आना संभव नहीं है, तो वहाँ हम लोग ऑनलाइन करते हैं। जैसे कोई बहुत वयोवृद्ध लोग हैं, उम्र की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी कोई शारीरिक बीमारियाँ हैं जो जिसके कारण आ नहीं पा रहे हैं, या कई बार मेरे बहुत सारे मरीज बहुत दूर रहते हैं, कोई बंगाल में है, कोई दिल्ली में है,
तो ऐसे में हम भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसे कुछ केसेस में हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। ऐसा है कि लगभग हर मानसिक बीमारी में कुछ ना कुछ फैमिली काउंसलिंग आवश्यक होती है। जैसे डिप्रेशन का अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो डायग्नोसिस होने के बाद मरीज को और घर वालों को बीमारी की जानकारी देना बहुत ही अनिवार्य होता है। वो हम लोग करते ही हैं कि ये डिप्रेशन यानी एग्जैक्टली है क्या, क्यों हो रहा होगा, इसके लिए आप लोग कैसे मरीज की सहायता कर सकते हैं। घर वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डूज एंड डोंट्स, यानी घर के लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम हर परिवार को जानकारी देते हैं। तो परिवार अगर समझ लेता है कि एक बीमारी है, अपना जो रिश्तेदार है वो बीमारी से ग्रसित है, उसकी मदद किस तरह से करनी है, क्या क्या टालना है, तो ये अगर समझ जाते हैं तो उससे फिर आगे जो अपने कॉम्प्लिकेशंस बताए कि घर में ज़्यादा वाद विवाद होना या आत्महत्या की ओर उतारू हो जाना, तो ये सारा टल सकता है। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा अवार्ड मिलता है तो वो मेरा समाज के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है ऐसा मुझे एहसास दिलाता है। तो जाहिर है कि आज तक मैं जो करता आया हूँ, जैसा पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो भी मैंने काम किया है, या बहुत बार स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर मुझे विद्यार्थियों को एजुकेट करना पड़ता है। प्रिवेंटिव काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, यानी उस उम्र में जाके सही उम्र में पकड़ना और उनको बताना कि मानसिक समस्याएं क्या होती हैं, उनके लिए आम नागरिक क्या कर सकता है। तो ये जो मैं काम कई दशकों से करता आया हूँ, तो वो मुझे निरंतर जारी रखना पड़ेगा और तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, कहीं मीडिया में कहीं लिखना, कहीं और जिस भी हिसाब से मानसिक बीमारियों का अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये अवेयरनेस समाज का बढ़ाना, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम दिखता है और मुझे आशा है कि मैं इस दिशा में कुछ कर पाऊँगा।